नमस्कार बच्चों। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अंतिम पाठ लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, जो हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। हमारा देश एक विकासशील देश है। विकासशील यानी विकास की ओर अग्रसर, पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र न होकर विकासशील राष्ट्र है। वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो भारत को एक विकसित देश बनने में बाधा उत्पन्न करती है। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख है लैंगिक असमानता, लिंग भेद, लड़के और लड़की में भेदभाव। कानूनी रूप से तो हमारा संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है, परंतु पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से, पारिवारिक यानी परिवार में भी बेटे और बेटी में भेदभाव होता है। समाज भी लड़के को महत्व देकर के लड़की को उपेक्षित मानता है एवं सामाजिक रूप से उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। लैंगिक पक्षपात बालिकाओं के महत्व एवं उनकी गरिमा को कम करता है। गर्भ में आने से लेकर उनके जीवन के हर स्तर पर उनकी सामाजिक स्थिति, सुरक्षा एवं संरक्षण को चुनौती देता है। सामाजिक मानदंड बालिकाओं महिलाओं के अस्तित्व को निर्धारित करते हैं और जीवन के प्रत्येक स्तर पर उनके अधिकारों को सीमित करते हैं। सामाजिक मानदंड जो है, यानी सामाजिक मानदंड कहने का आशय ये है कि समाज ने जो महिलाओं और स्त्रियों के लिए जो मानसिकता तय कर रखी है, जो नियम कानून बना रखे हैं, जो उनके जीवन जीने के तौर तरीके तय कर रखे हैं, वे क्या करते हैं? वे महिलाओं के अस्तित्व को निर्धारित तो करते ही है और साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक स्तर पर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पर उनके अधिकारों को भी सीमित करके रख देते हैं। जैसे निर्णय लेने में उनकी भूमिका हो या उनके भविष्य की संभावनाएं हो। यद्यपि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका में काफ़ी परिवर्तन आया है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पदों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं सुशोभित हो रही है यानी शोभा पा रही है। किंतु वास्तविकता यह है कि शोषित एवं अपने विरुद्ध हुए अपराधों से पीड़ित महिलाओं की तुलना में इन महिलाओं की संख्या बहुत कम है। देखो क्या बात कही, आपको समझ में आई है क्या? ऐसा हो रहा है वर्तमान समय में, समय बदला है, काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका में कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पदों को सुशोभित कर रही है आजकल स्त्रियां। किंतु ये अनुपात बहुत कम है उस अनुपात में जो महिलाएं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो पीड़ित है, जिनका शोषण हो रहा है, शोषित महिलाओं के अनुपात में वो बहुत कम है। यानी कि महिला अच्छी स्थिति की महिलाएं बहुत कम है और शोषित स्थिति की महिलाएं बहुत अधिक है। यदि हम अपनी स्वयं की, समाज की और देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें महिलाओं के प्रति हो रहे असंवेदनशील व्यवहार से, असंवेदनशील यानी निर्ममता के साथ, असंवेदना के साथ, संवेदनाहीनता का परिचय देते हुए जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है, उससे अपने को अलग रखते हुए उनको सक्षम बनाने में भूमिका का निर्वहन करना ही पड़ेगा। यदि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है तो आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के साथ साथ आम जन को अपनी सोच में अधिक से अधिक बदलाव करना ही अति आवश्यक है। यानी कि देश के आर्थिक विकास की जो हम प्रयास करते हैं, उसके साथ साथ ही हमें आम जन को, सभी को अपनी सोच में बदलाव लाने का बहुत अधिक आवश्यकता है, बदलाव लाने की। अब देखो बात करते हैं हम, लैंगिक असमानता है क्या? लिंग की पहचान जन्म से जैविक रूप में मिलती है। जैविक रूप से लिंग 3 प्रकार के माने गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इतरलिंग, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। जेंडर की पहचान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तय की जाती है। समाज और संस्कृति महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे
जैविक लिंग भेद कहते हैं। शारीरिक भेद के अतिरिक्त इनके परिधान, व्यवहार एवं शिक्षा को लेकर समाज का जो इनके प्रति व्यवहार है उसे जेंडर या सामाजिक लिंग भेद कहते हैं। अधिकांशतः महिलाओं को अपने विरुद्ध लैंगिक असमानता का सामना गर्भ में आने से लेकर जीवन पर्यंत करना पड़ता है। एक स्त्री होने के नाते उसे हर क्षेत्र में जीवन के हर स्तर पर दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, पक्षपात का सामना उसे करना पड़ता है। सन 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट दर्ज हुई है। 0-6 वर्ष आयु वर्ग में बालकों की तुलना में 6,50,000 बालिकाएं कम हुई है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में वर्ष 2001 में 28.41% से वर्ष 2011 में 21.44% होने से 6.97% की गिरावट दर्ज की गई है। यदि जनसंख्या के आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि यह गिरावट मुख्यतः बालिकाओं की संख्या कम होना दर्शाती है, जो यह प्रतिबिंबित करता है, स्पष्ट करता है कि समाज में पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की वरीयता कम होने के कारण उनको जन्म नहीं लेने दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2017 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत 144 देशों की सूची में 108 नंबर पर आता है, जो 2020 की सूची में 112 स्थान पर आ गया है। इस रैंक से साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और कितनी गहरी है। अब देखिए, लैंगिक असमानता के विभिन्न उदाहरण देखें। हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर स्त्री व पुरुष में भेदभाव किया जाता है। ये लैंगिक असमानता की अवधारणा हमारे संस्कारों एवं संस्कृति में बीज रूप में विद्यमान है। इसे विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि घरेलू कार्यों में बालिकाओं की सहभागिता की अधिक अपेक्षा करना। ये घर के काम है, वहाँ लड़की से अधिक अपेक्षा की जाती है कि भाई लड़की ये काम करेगी। घर से बाहर जाने पर बालिकाओं से अनेकों सवाल किए जाना। इसके विपरीत कि भाई कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, कितने बजे तक जा रही है, कितने समय के लिए जा रही है, ये सारे सवाल एक बालिका से किए जाते हैं, एक बालक से नहीं। घर के कार्यों में एक बालिका की सहभागिता की अपेक्षा की जाती है, बालक की नहीं। इसके विपरीत बालकों से गृह कार्यों में सहभागिता एवं घर से बाहर जाने के लिए अनुमति की अनिवार्यता को गौण कर दिया जाता है। कुछ भारतीय समाजों में पुत्र का उपनयन संस्कार किया जाता है, परंतु पुत्री का कोई उपनयन संस्कार नहीं होता। सही अर्थों में समझने का प्रयास किया जाए तो यह सामाजिक लिंग भेद जन्म से नहीं अपितु जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। पुत्रवती भव, आशीर्वाद देखिए आप क्या दिया जाता है एक सौभाग्यवती स्त्री को आशीर्वाद कि पुत्रवती भव, यानी कि कन्या के जन्म से पूर्व ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है उसके साथ। यहाँ से शुरू हुआ यह लिंग भेद शिक्षा, पहनावा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं दैनिक क्रियाकलाप आदि क्षेत्रों में एक विकराल और भयावह रूप ले लेता है, जो एक चिंता का विषय है। यानी कि हर बात में एक लड़की के साथ पक्षपात होता है। प्रकृति ने तो केवल एक ही भेद स्त्री व पुरुष में किया कि स्त्री संतान को जन्म दे सकती है और पुरुष उसमें सहयोगी होता है। वह संतान को जन्म नहीं दे सकता, परंतु समाज ने अनेकानेक भेद स्त्री और पुरुष में कर डाले। स्त्री और पुरुष का अलग अलग पहनावा समाज ने तय किया। शिक्षा की अनिवार्यता पुरुष के लिए है और स्त्री के लिए नहीं, ये समाज ने तय किया। जबकि प्रकृति ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोनों को समान मस्तिष्क दिया। यद्यपि ये परिस्थितियाँ वर्तमान में बदल रही हैं, परंतु अभी भी पूर्णतया बदलाव अपेक्षित है। अभी भी आशा की जाती है बहुत अधिक पूरी तरह से प्रयास बदलाव की। घर से बाहर जाकर पैसा कमाना पुरुष का काम है और घर और बच्चे संभालना स्त्री का काम, ये समाज ने तय किया। प्रकृति ने दोनों को समान भूख दी और उस भूख को शांत करने के समान संसाधन भी दोनों को दिए। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्त्री और पुरुष का भेद केवल और केवल सामाजिक भेद है और पुरजोर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर पूरा जोर करके प्रयास के द्वारा इस भेद को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सत साहित्य का अनुशीलन करने की महती आवश्यकता है।
अब देखिए लैंगिक असमानता के कारण क्या है। लैंगिक असमानता के कारण तो सबसे पहला जो कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। समाज में हमारा सामाजिक ढांचा क्या है, पितृसत्तात्मक ढांचा, यानी कि घर में सर्वे सर्वा जो है वो पिता होता है, पुरुष होता है। वर्षों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को अशक्त और लाचार बनाती है और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। फिर है आध्यात्मिक विमुखता। बढ़ती आधुनिकता ने मनुष्य को आध्यात्मिकता से दूर कर दिया है। हमारे आध्यात्मिक मूल्य जैसे सत्य बोलना, हिंसा, अब देखो हिंसा केवल किसी को मारना जान से वही हिंसा नहीं है, मन वचन और कर्म से हिंसा न करना, चोरी न करना आदि हमें अपराधी बनने से रोकते हैं। परंतु आज हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और लैंगिक असमानता का ये कारण है। फिर देखें पुत्र की महत्ता। हमारे भारतीय समाज में पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण लोगों का मानना है कि परिवार में पुत्र अनिवार्यतः होना ही चाहिए। इस कारण भी लैंगिक असमानता बढ़ती है। फिर देखें सामाजिक रूढ़ियाँ। समाज में जो रूढ़ियाँ निर्मित कर रखी हैं, बहुत सी सामाजिक रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। जैसे वंश वृद्धि हेतु पुत्र की अनिवार्यता, कि भाई हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, इसके लिए पुत्र जरूरी है। मुखाग्नि, पुत्र पुत्री नहीं दे सकती। देखो मुखाग्नि यानी कि जब मृत्यु होती है माता पिता की, तो पुत्र जो है संतान वही उसे मुखाग्नि देता है और पुत्री नहीं दे सकती। ये मानसिकता भी इस बात में सामाजिक जो है लैंगिक मतभेद को उत्पन्न करती है। दहेज प्रथा। समाज में जो दहेज प्रथा जैसी रूढ़ी है, ये भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव, यानी कि पुत्री कोई नहीं चाहता। इस वजह से अशिक्षा लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा, यद्यपि अब शहरों में तो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिला शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर है जागरूकता का अभाव। लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण है जागरूकता का अभाव। समाज में महिलाओं का शिक्षा, विकास, आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में जागरूकता का अभाव पुत्र मोह को बढ़ावा देता है। तो ये तो थे आपके लैंगिक असमानता के कारण। अब हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखें, आपसे मैं बात करती हूँ प्रश्नों की कि आपको आज के वीडियो से कौन कौन से प्रश्न करने हैं। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसमें जैविक लिंग भेद से क्या तात्पर्य है। जैविक लिंग भेद से क्या तात्पर्य है, तो जैविक लिंग भेद से क्या तात्पर्य है, स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के 153 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है 2020 के, तो 112वां स्थान। 2017 में 8वां था और 2020 में 12वां स्थान। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, पुत्र से। फिर देखें अति लघुत्रात्मक का पहला आपको करना है, महिला उत्पीड़न को रोकने के उपाय बिल्कुल नहीं करना है आपको। चलो ये प्रश्न बाकी की हम करेंगे अगला वीडियो पूरा होने के साथ ही, इसके साथ पार्ट पूरा हो जाएगा, तब आप वो सारे बाकी के प्रश्न करना। तब तक के लिए आप जो ये प्रश्न लिखा है, चलो आप एक प्रश्न लिखें, लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण लिखिए। लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आध्यात्मिक विमुखता, पुत्र की महत्ता, सामाजिक रूढ़ियाँ, अशिक्षा और जागरूकता का अभाव। आप केवल बिंदु बनाकर नहीं छोड़ेंगे, इनकी डिटेल भी बिल्कुल लिखेंगे आप, जो हमने अभी इस वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, तो आप ये 2-3 प्रश्न कर लें अपनी कॉपी में। तब तक के लिए धन्यवाद।